हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ जनरल साइंस की क्लास। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया था, सेल्स कराए थे, क्लासिफिकेशन कराए थे, प्लांट के टिश्यूज कराए थे, कौन से प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं, किस टिश्यू का क्या काम होता है, कौन से उत्तक उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, कौन से उत्तक रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर उत्तक, हर टिश्यू अपने प्रॉपर फंक्शन करता है और एक तरीके का टिश्यू ही एक तरीके के ऑर्गन बनाता है, एक तरीके के अंग बनाता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्लांट की पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने उसके सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि मेन कितने तरीके के मूल भाग होते हैं एक पादप के, जो कि 5 तरीके के थे: लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर। तो ये 5 तरीके के हमने प्लांट के मूल भाग पढ़े। ठीक है, अब हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पादप प्रजनन कैसे होता है, पादप में जनन कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम प्लांट में जितने भी तरीके के फंक्शन होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, जैसे मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके के फंक्शन है, एक्सक्रीटरी है, डाइजेस्टिव है, सर्कुलेटरी है। जैसे हमारी बॉडी में फंक्शन है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पादप प्रजनन, जो मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ। दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, किस किस तरीके से, क्या क्या उसमें एक्सेप्शंस हैं। प्लांट बिना गैमेट्स के भी फ्यूज कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सब हम आज की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, बिना देरी करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पादप प्रजनन, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? आप सभी ने रिप्रोडक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन तो सबको पता होगी कि नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना विद पेरेंट, पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नए ऑर्गेनिजम्स, नए इंडिविजुअल्स का उनके पेरेंट्स से जनन। अब हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। ठीक है, हम प्रोड्यूस हुए हैं अपने माता पिता से। ठीक है, तो पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगर पेरेंट नहीं होंगे तो नया ऑर्गेनिज्म में कुछ भी हो सकता है, नया प्लांट हो सकता है, नया ह्यूमन हो सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा बिना किसी पेरेंट के। चाहे एक पेरेंट हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, जो मैं आपको बी टाइप बताऊंगी डिटेल में, चाहे डबल पेरेंट्स हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसमें। ठीक है, तो पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पेरेंट के रिप्रोडक्शन नहीं होता। पेरेंट चाहिए होता है या फिर सेल चाहिए होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक इकाई चाहिए होती है जिसकी वजह से नया ऑर्गेनिज्म बढ़ सके, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, नया ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं मेनली प्लांट में, जो कि है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव कैसे होता है, किस तरीके से होता है? रूट से, स्टेम से, लीव से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से कोई रिप्रोडक्शन हो। वेजिटेटिव पार्ट क्या होंगे? उसकी जड़ें होंगी, उसकी टहनी होंगी और उसकी लीफ होंगी, यानी कि उसकी पत्तियां होंगी। तो ये 3 तरीके के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या करेंगे? नया प्लांट रिप्रोड्यूस करेंगे, नया पादप प्रजनन कराएंगे। जैसे कि आपने शुगर केन, गन्ने में आपने देखा होगा, गन्ना कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसे इसके भाग होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। सबने देखा होगा, गन्ना खाया भी होगा। तो ये इस पार्ट को जब हम जड़ में मिट्टी में बो देते हैं तो नया गन्ना उगाता है, नया प्लांट उगाता है। तो वो किससे हुआ? वो उसकी स्टेम से रिप्रोडक्शन हुआ, वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे पादप है जो उसकी जड़ों से उगते हैं, किसी पेड़ की जड़ों से, किसी पादप की जड़ से, और ऐसे बहुत सारे हैं जो किसी की लीफ से, किसी की पत्तियों से, किसी पादप की पत्तियों से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तीन तरीके के रिप्रोडक्शन है। अभी हम दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उससे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मैंने आपको जब फ्लावर पढ़ाया था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ठीक है, फूल पढ़ाया था, तब मैंने उसके पार्ट बताए थे कि उसमें रिप्रोडक्टिव की एक फूल ही वो अंग है प्लांट का, एक फूल ही वो अंग है प्लांट का जो क्या कराता है? जो पादप प्रजनन कराता है, जो पादपों का प्रजनन कराता है। ठीक है, तो फूल के अंदर ही वो पार्ट्स थे। कौन से पार्ट थे वो? दो मेन पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और वो क्या कराते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। दो मेन पार्ट मैंने आपको बताए थे, एंथर था और पिस्टल था। एंथर मेल पार्ट था और एक फीमेल पार्ट था। दो पार्ट चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेल और फीमेल। एसेक्सुअल के लिए कुछ भी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और वेजिटेटिवली का क्या मतलब होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये मतलब है कि वो किसी भी वेजिटेटिव भाग से, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, उससे रिप्रोड्यूस करें। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब उसमें पहली बात तो एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वन पेरेंट। ठीक है, और इसमें सीड्स के बिना प्रजनन होगा, इसमें बीज की जरूरत नहीं है प्रजनन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका क्या मतलब हुआ? बीज कब बनता है? बीज जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तभी बीज बन पाता है। तो बीज नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज बनने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होगा और बीज नहीं बनता, बीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं सीड्स से। अब सीड्स कैसे प्रोड्यूस होता है? मैंने अभी आपको बताया, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं दो पेरेंट्स से, तो इसीलिए दो पेरेंट्स मौजूद होने चाहिए। दो पेरेंट्स मिलके गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स मेल फीमेल। ठीक है, और ये दोनों जब फ्यूज होंगे तो आगे चल के जाइगोट बनेगा, सीड्स बनेंगे, उसकी वजह से क्या करेंगे? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब आपको इस चीज में डिफरेंस पता चल गया तीनों उसमें, तीनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव में क्या होता है कि वो वेजिटेटिव भाग से, प्लांट के, पादप के किसी भी भाग से कर लेंगे रिप्रोडक्शन, कोई भी हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एसेक्सुअल में सीड नहीं बनाता, बीज नहीं बनते, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज बनता है, बीजों की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं और दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन और डिफरेंसेस तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने उस पे आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से क्या फंक्शन करता है, कैसे कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, मेल और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट्स का, यानी कि एक पेरेंट चाहिए। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है वो पेरेंट, फीमेल भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक से नया ऑर्गेनिज्म, नया पादप का प्रजनन हो जाएगा। ठीक है, नए प्लांट डेवलप करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट से भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, या फिर एम्ब्रियोज से भी कर सकते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो सकता है। एम्ब्रियो कब डेवलप होता है? जब दो पेरेंट फ्यूज करते हैं, दो गैमेट फ्यूज करते हैं। बिना दो गैमेट के फ्यूज करें एम्ब्रियो, पहले जाइगोट बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि बिना फ्यूज हुए, बिना दो गैमेट्स के मिले, बिना जाइगोट बने, बिना दो गैमेट्स के मिले एम्ब्रियो बन जाता है। वो प्रोसेस कहलाता है एपोमिक्सिस, यानी कि सीड्स यानी कि बीज कब बनते हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के। और फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, आप याद रखना, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? ये मेल है, ये फीमेल है, फीमेल गैमेट्स, इनके गैमेट्स आए,
यहाँ पे ये फ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, सीधा एम्ब्रियो बनेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एपोमिक्सिस से हो सकता है और पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो सकता है। यानी कि जैसे वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर रहा था, पहला रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था वेजिटेटिवली कैसे प्रोपगेट कर रहा था, रूट से, स्टेम से, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी आता है। एसेक्सुअली उससे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे? अ न्यू प्लांट डेवलप करता है पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी, कोई भी किसी भी प्लांट की बॉडी का पोर्शन से। वो क्या होता है? रूट हो सकता है, टहनी हो सकती है, लीफ हो सकता है। जैसे मैंने आपको गन्ने के उसमें बताया, गन्ने का एग्जाम्पल देकर बताया, ठीक है। ये अकर करता है फॉलोइंग, अलग अलग तरीके के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। नेचुरली भी होता है, नेचुरली जो खुद हो, जो अपने आप से हो, ठीक है। नेचुरली भी होता है यानी कि प्राकृतिक खुद होता है, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? उनको लैब्स में कराया जाता है रिप्रोड्यूस, लैब्स में ले जाया जाता है, उनको बाहरी एनवायरनमेंट से बचाकर हम ह्यूमंस उनको रिप्रोड्यूस कराते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन किससे होता है? अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, बल्बिल्स। आर्टिफिशियल किससे होता है? यानी कि कृत्रिम किससे होता है? स्टेम कटिंग से, ठीक है। नेचुरल रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम आप किस का एग्जांपल मान लीजिए? शकरकंदी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी हैं। अंडरग्राउंड स्टेम इज शुगर केन भी उसका एग्जांपल है, जो नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्राकृतिक है। कृत्रिम में हम स्टेम की कटिंग्स लेते हैं, उनको लैब्स में ग्रो करते हैं, फिर उनको खेतों में फील्ड पे उतारा जाता है, फील्ड पे बोया जाता है, तब वो ग्रो करते हैं। तो आर्टिफिशियल हो गया जो कि हम करवा रहे हैं, प्राकृतिक जो कि खुद से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, ये देखिए, ये पूरा जो है, आप ये पूरा ये देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डायग्राम, इस डायग्राम में पूरा दिखाया हुआ है कि कौन सी चीज कैसे रिप्रोड्यूस करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का, जंगली स्ट्रॉबेरी। जंगली स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? जंगली स्ट्रॉबेरी भी एक एग्जांपल है जिसमें उसकी इससे लीव्स से होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे ही आलू का पौधा, आलू के पौधे में उसकी ट्यूबर से, उसके कंद से होता है रिप्रोडक्शन। आपने सबने देखा होगा कि आलू जड़ है, कंद है, ठीक है। तो अगर हम इसको बोएंगे, इसको मिट्टी में इसकी कंद को बोएंगे तो नया पौधा बनेगा, नया पादप बनेगा, नया प्रजनन होगा। वो किससे हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी प्लांट के पार्ट से हो सकता है, चाहे वो पार्ट, जैसे कि ये कंद है, रूट, कंद एक तरीके का रूट ही है, ठीक है। चाहे वो लीफ है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के उसमें देख रहे थे केस में, ठीक है। अब यहाँ पे अनियन, प्याज भी आपने देखा होगा, अनियन भी नीचे जड़ में होता है, ठीक है। ऑनियन बल्ब होती है, उससे होता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रा है, हाइड्रा नए उससे होता है, नए प्लांट से होता है, नए एक बर्ड, हाइड्रा में कैसे होता है? एक बर्ड होता है ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके बर्ड होगा, नया बर्ड होगा, वो ग्रो करते 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 नया पूरा प्लांट बना लेगा। तो एक बर्ड की जरूरत है। बर्ड क्या होता है? कली, एक कली की जरूरत है। तो यहां भी किसी भी प्लांट के अंग से हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें जो भी रिप्रोडक्शन किसी प्लांट के अंग से हो, या फिर बिना फर्टिलाइजेशन के हो, या फिर जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, उसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पौधों का अलैंगिक प्रजनन, प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको बताया अनियन की बल्ब थी। इसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं वो स्टोरेज के काम आती है, फूड स्टोरेज के। राइजोम हो गया, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, राइजोम है, बल्ब है, कॉर्न्स हैं, ट्यूबर्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनमें से कौन से वेजिटेटिव पार्ट हैं जिनसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो आपको इसमें दे देंगे राइजोम, बल्ब, कॉर्न, ट्यूबर्स, ठीक है। साथ में दे देंगे मेल गैमेट का कोई नाम, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तो आप ना कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली कौन से रिप्रोडक्शन से, कौन से पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो है राइजोम, बल्ब,
सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि प्लांट का कोई भी पार्ट होगा उसके लैंगिक पार्ट को छोड़ के, एसेक्सुअल का क्या मतलब है, अलैंगिक, तो उसके लैंगिक पार्ट को छोड़ के या फिर यानी कि मेल और फीमेल गैमेट वाले पार्ट को छोड़कर उसका किसी भी पार्ट से अगर कोई दूसरा नया हम पादप प्रजनन करा रहे हैं तो वो अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा, अलैंगिक प्रजनन के अंदर आएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप खुद से भी इतना लगा पाएंगे लॉजिक कि ये पार्ट तो अलैंगिक हो सकता है, ये पार्ट लैंगिक है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको हमेशा बताती आई हूं कि आपको उस लॉजिक आपको अच्छा लगाने के लिए अपने बेसिक्स इंप्रूव करने होंगे। बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी होंगी। एक बार जनरल साइंस की 6 से 12 लेकर सारी एनसीईआरटीज को आपको रीडिंग तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एनसीईआरटी के बेसिक्स अच्छा नहीं होगा, तो आपको बेसिक्स तो अच्छा करना ही है। मैं अपनी हर क्लास में आपको ये चीजें बोलती हूँ, बिना बेसिक्स के लॉजिक ठीक नहीं हो पाएगा, लॉजिक ठीक नहीं लगता। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो जो आंसर ऐसा होता है कि पेपर में हमें लग रहा होता है कि यही आंसर है, वही आंसर नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा लॉजिक स्ट्रांग नहीं होगा। जब हमारा लॉजिक स्ट्रांग होगा तब हम सही तरीके से लगा पाएंगे कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, तब हमारा जाके क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी। एंड आई होप कि आप सब मेरी बात मानकर अपनी एनसीईआरटीज उठाएंगे एंड पढ़ेंगे। थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन पढ़ना तो है ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर क्लियर करना है। और पेपर क्लियर हो जाएगा विद राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना मैं बता रही हूं मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं उस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि क्या अप्रोच अपना रही है मैम, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रही है मैम। ज्यादा डीप भी नहीं, देखो मैं ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ा रही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो ज्यादा एक्स्ट्रा भी ना पढ़े। एक्स्ट्रा पढ़ के करना क्या है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। उतना पढ़ना होगा जितना हमें उतना पढ़ना होगा जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी है, जितना पेपर की मांग है। ठीक है, तो आगे देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे हो रहा था? ट्यूबर से हो रहा है आलू में, और बल्ब से हो रहा है अनियन में। ठीक है, तो जिस बिना अलैंगिक पार्ट से जो भी हो रहा है रिप्रोडक्शन वो कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेटिव में क्या आता है? अंडरग्राउंड स्टेम आ गई, ट्यूबर, पोटैटो, ध्यान रखिएगा, कंद। ठीक है, कंद, ये वर्ड्स, ये टर्म्स पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंद से होता है बल्ब, अनियन, गार्लिक। राइजोम से किन में होता है? जिंजर, टर्मरिक, कॉर्न, बुंदा, अरवी। ठीक है, दूसरी चीज सब एरियल स्टेम। ये तो सारी थी अंडरग्राउंड स्टेम, जो स्टेम नीचे जड़ में नीचे उगती हैं जड़ों में। ठीक है, ये तो वो थी अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब आती हैं नीचे जो सब एरियल स्टेम्स होती हैं। सब एरियल स्टेम्स कौन सी हो गई? सकर हो गई, रनर हो गई। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है एंड ये डिस्टिंग्विश भी पूछ लिया जाता है कि ये सब एरियल कौन सी है, अंडरग्राउंड कौन सी है। ठीक है, और प्रोपगेशन किस में होता है? मिंट में होता है, डेट में होता है, डेट पाम में होता है। ठीक है, फिर बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होंगे? बल्बिल्स होते हैं मॉडिफाइड फ्लावर्स जो डेवलप कर जाएंगे डायरेक्टली प्लांट्स में। कुछ फूल क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट में बढ़ जाते हैं, डायरेक्टली एक नए पौधे में तब्दील हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के यानी कि बिना फ्यूजन के मेल और फीमेल पार्ट के। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? उन फ्लावर्स को क्या कहते हैं? बल्बिल्स बोलते हैं। ये क्या कराती हैं? ये वेजिटेटिव बॉडीज हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन इनके अंदर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, लोअर फ्लावर्स इन द इनफ्लोरेसेंस ऑफ गार्लिक नेचुरली डेवलप इनटू बल्ब। जैसे कि गार्लिक एग्जाम्पल है, गार्लिक एग्जाम्पल है इसका, वो बल्ब में डेवलप होता है। ठीक है, लहसुन के अंदर होता है। और साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इन प्लांटेशन क्रॉप्स बाय कल्चरिंग यंग इन्फ्लोरेसेंस ऑन टिश्यू कल्चर। अब क्या होता है कि हमारा आजकल साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, उसमें क्या होता है कि
हमारे साइंटिस्ट टिश्यू कल्चर आपने टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम लैब में या फिर एक जगह, एक प्रॉपर जगह पे जिसमें नए पादपों का उत्सर्जन कराते हैं, नए पादपों का प्रजनन कराते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू। यानी कि एक टिश्यू लेकर टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले उन टिश्यू को ग्रो कराएंगे, फिर वो छोटा प्लांट बनेगा, छोटा पादप बनेगा, फिर उनको पौधों में तब्दील करेंगे, फिर उन पौधों को हम फील्ड पे, यानी कि जहां पे प्लांट ग्रो करेंगे फील्ड पे लेकर जाएंगे और वहां पे लगाएंगे। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि वो चीज हम करा रहे हैं, नेचुरली तो हो नहीं रही, नेचुरली तो वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम ग्रो करा रहे हैं उनको, हम उनको टेस्ट ट्यूब में लगा रहे हैं, उनको केमिकल्स प्रोवाइड करने हैं ग्रो करने के लिए। क्योंकि प्लांट को जो केमिकल चाहिए होता है खुद ग्रो करने के लिए, वो सनलाइट से लेता है, खुद खाना बनाता है, सीड खुद सॉइल से निकलता है। तो ये सारी चीजें नेचुरल हैं। लेकिन लैब में तो ऐसा नहीं है। लैब में तो हम सनलाइट के तौर पर एक बल्ब रखा जाएगा जिससे उसको एनर्जी मिल रही होगी, सीड को, प्लांट को। तो सारी चीजें आर्टिफिशियल होंगी लैब में। तो ये चीज हम करा रहे हैं, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव का एग्जाम्पल। और जैसे मैंने आपको भी आर्टिफिशियल एक्सप्लेन किया, यानी कि कृत्रिम वनस्पति का एक्सप्लेन किया, तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और इजी भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप सुनते और पढ़ते हैं तो आपकी जो मेमोरी पावर है, जो रिटेन करने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। वो बढ़ती कैसे है, या तो सिर्फ हम जब सुनेंगे, जब हम सिर्फ सुनते हैं तो हमारा माइंड उतना रिटेन नहीं कर पाता जितना हम सुनते और लिखते और देखते, तीनों सेंसेस को जब हम यूज करते हैं तब हमारा माइंड ज्यादा रिटेन कर पाता है। तो कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कौन से वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। बस अगर आपको वर्ड्स याद है, टर्म्स याद हैं, शब्द याद हैं, तो आप उस पेपर को निकाल जाएंगे, आप उस क्वेश्चंस को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है क्रॉप स्पीशीज के लिए, ऑल्दो इट डज नॉट अगर नेचुरली इन दोज स्पीशीज। नेचुरली तो होगा नहीं, आर्टिफिशियल तो यही है कि जो बाहरी आवरण से हो, हम लोग कराएं जिस चीज को। ठीक है। स्टेम कटिंग्स कमर्शियली यूज होती हैं फॉर प्रोपगेशन ऑफ शुगर केन, ग्रेप्स, रोजेस एटसेट्रा। तो ये कमर्शियल प्रोपगेशन है। कमर्शियल का क्या मतलब है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बड़े बड़े प्लांट लगाती हैं इन पादपों के उत्सर्जन के लिए, पादपों के प्रजनन के लिए, ताकि उनको फिर आगे जाके भारी मात्रा में प्रोड्यूस करें और फिर बाहर मार्केट में बेचें और अपना प्रॉफिट बनाएं। ठीक है। तो मेनली ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती है, कमर्शियल प्रोडक्शन के यूज होता है। जैसे कि ग्रेप्स क्या होते हैं, फ्रूट की तरीके से तो खाए ही जाते हैं, वाइन्स में भी, वाइन बनाने में भी यूज होते हैं। ऐसे ही ऑर्किड एक प्लांट होता है जो कि डेकोरेशन में यूज होता है, जो कि बहुत कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि उसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है, उसको इंडस्ट्रीज में इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी जो मेन ऑर्किड की जो मेन क्वालिटीज थी उभर के आए और वो और सुंदर दिखे, ताकि डेकोरेशंस में और काम आए। ठीक है। तो इसीलिए हमने प्लांट्स को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना सीखा, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा उनको समझ पाए, उनकी और क्वालिटीज उभार पाए। ठीक है। फिर टेक्निक्स क्या होती है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में। टिश्यू कल्चर मैंने आपको बताया था, टेस्ट ट्यूब होती है ये ऐसे टेस्ट ट्यूब होगी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बीज कर दिए जाएंगे, यहाँ पे केमिकल्स डाले जाएंगे, फिर इस टेस्ट ट्यूब में छोटा पौधा बनेगा। ठीक है। ये पौधा, फिर इस पौधे को पॉट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर पॉट से फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या मतलब हुआ, जो एक टिश्यू से हम पूरा प्लांट डेवलप कर लें उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है। मेनली इसके अंदर उत्तकों का उत्सर्जन कराते हैं, एक टिश्यू से नया प्लांट बनवाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, क्या महत्व है इनका, वनस्पति प्रजनन का क्या महत्व है, मेनली क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें क्यों कराते हैं। ठीक है। इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा बड़ी उसमें वैरायटी में हम इन्हें क्यों करा रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पीशीज क्या करवाती है, नई पॉसिबिलिटीज देती हैं ब्रीडिंग के लिए। ठीक है। और डिजायरेबल प्लांट में भी यूज एज अ वेराइटी
directly regardless of whether it is homozygous or heterozygous. Further, mutant buds, branches और seedlings can be multiplied and directly used as varieties. अब क्या हो गया, ये तो मैंने पढ़ दिया, अब मैं आपको समझाती हूँ कि वेजिटेटिवली क्यों इंपॉर्टेंट है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. इकोनॉमिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लैब में, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लांट बना पाएंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा ईल्ड प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा पैसे आएंगे. ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो ये होगी. दूसरी चीज, कोई भी स्पीशी अगर लुप्त होने जा रही है, एक्सटिंक्ट होने जा रही है, तो हम उसका टिश्यू प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है, फिर उसके टिश्यू को फिर लैब में ही नए बना सकते हैं. ठीक है, और उससे नए प्लांट्स बना सकते हैं. तो ये हेल्प करेगा एक्सटिंक्ट प्लांट्स को दोबारा से रिवील करने में, दोबारा से लाने में उस पे फील्ड पे. ठीक है, और क्या करता है कि ये प्लांट की ना नई नई ब्रीडिंग की प्रॉपर्टीज सामने लाता है. नई नई ब्रीडिंग की कौन सी क्वालिटी है जो क्वालिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें नहीं सामने आ पाती, ये उसको सामने लाता है. चौथा, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है. कैसे? क्योंकि एक स्टेम को लगा दिया, नया प्लांट ग्रो हो गया. एक लीफ को लगा दिया, नया प्लांट ग्रो हो गया. एक कंद को लगा दिया, नया प्लांट ग्रो हो गया. एक टेस्ट ट्यूब में टिश्यू बना दिए, नया प्लांट ग्रो हो गया. दो उतना भी इजी नहीं है, लेकिन उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे तो थोड़ा बहुत ही इजी प्रोसेस है. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में भी हो, प्लांट में है, एनिमल में है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. बाकी इंपॉर्टेंस जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की थी. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बिना सीड्स के प्रोड्यूस करे हम नया प्लांट अगर बना दें तो उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस. सीड्स फॉर्म होते हैं लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है. एम्ब्रियो तभी बनता है नॉर्मल प्लांट्स में जब मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे. लेकिन एपोमिक्सिस क्या कर रहा है? सीड तो बन रहा है लेकिन एम्ब्रियो दो पेरेंट से नहीं बन रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा. ठीक है, फिर क्या करता है, फिर क्या होता है उससे कि प्लांट जो रिजल्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे. अब आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो हम एक जैसे नहीं दिखते. ट्विंस की बात अलग है, ट्विंस एक्सेप्शन है. आप देख लीजिएगा, आप अपने भाई बहन को देख लीजिए, माता पिता को देख लीजिए, आप अपने माता पिता से सेम नहीं दिखते. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें क्या देता है? वो ये प्रोवाइड करता है कि जो प्रोजेनी है, जो आगे नए इंडिविजुअल बनेंगे, नए प्लांट बने, नए एनिमल बने, वो एक जैसे ना हो, यानी कि वैरायटी देता है. ठीक है, अलग अलग वैरायटीज प्रोवाइड करता है. लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब क्रोमोसोम ही नहीं अब उनके अदला बदली होंगे, तो नई वैरायटी भी नहीं आएगी. तो एपोमिक्सिस में क्या होता है? नई वैरायटी नहीं आती. ठीक है, और प्लांट अपने पिछले प्लांट की तरह ही दिख रहा होता है. वो पादप जो उसका पुराना जिस पादप से वो बना है उसी की तरह दिख रहा होता है और उसी की जैसी उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं. ठीक है, अपोमिक्टिक इन स्पीशीज को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इनको या तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सप्रेस कर देते हैं, आर्टिफिशियली हम उसमें रोक लगा देते हैं उसके सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन के ऊपर, या फिर उसमें होता ही नहीं है. ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एपोमिक्सिस को क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमिना होता है. ठीक है, अब स्टेम कटिंग्स, ये भी एक तरीके का वेजिटेटिव पार्ट है. जब एक किस तरीके से होता है? जब एक पीस ऑफ स्टेम को हम काटेंगे, उसको प्लांट करेंगे, ठीक है, और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा. शुगर केन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही इसके अंदर दिखाया है. शुगर केन कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? तो वो प्रोसेस है स्टेम कटिंग्स, तने को काटकर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको पौधा दिख रहा होगा. ठीक है, पौधे की एक स्टेम ली, ये मूल पौधा है, ये जो पौधा है ये मूल पौधा है. पौधे की एक स्टेम ली, उसको ब्लेड से काटा. ठीक है, फिर इस ब्लेड से ये जो कटिंग है, इस कटिंग को नए उसमें लगा दिया, नए जार में लगा दिया, नए
पौधे में लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्लोनिंग हो गया और नया पादप बन गया। तो ये हो गया स्टेम कटिंग, जैसे कि गन्ने के केस में होता है, शुगर केन के केस में होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने और तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, और तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एपोमिक्सिस क्या कर रहा था, एक्सेप्शन था, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो रहा था। वैसे ही और भी तरीके के एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस, इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक से विदाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कब होता है, पॉलिनेशन कब होता है, पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। ये क्रिया पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक से, यानी कि ये फीमेल पार्ट है, ओवरी है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इससे पूरा नया प्लांट डेवलप करना, नया पादप उत्सर्जन करना, वो क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस है एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस में। एपोमिक्सिस के अंदर सीड, बीज फॉर्म हो रहा था, बीज डेवलप हो रहा था, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का ही एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था। डिफरेंस है, ठीक है, बीज से एपोमिक्सिस में बीज से नया पार्ट डेवलप होना, नया एम्ब्रियो डेवलप होना, और इसमें एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो का पूरा, एम्ब्रियो का एक थैला जिसके अंदर से एम्ब्रियो डेवलप होना, उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है एग से या फिर दूसरे सेल से। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी क्या होता है, एम्ब्रियो, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सब में देखेंगे एक नए पार्ट की सबसे छोटी इकाई, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एम्ब्रियो चाहिए होता है। तो सबके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, भेद क्या है इन सब चीजों में, कि किसी के अंदर वो बीज से डेवलप हो रहा है, किसी के अंदर एम्ब्रियो सैक से डेवलप हो रहा है, और एपोस्पोरी के अंदर एग से डेवलप हो रहा है, जो फीमेल पार्ट पे एग होता है, ठीक है, एग, अंडा जो होता है, अंडे से नया एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर डिवाइड करने की पावर हो, उसे सोमेटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल सेक्स सेल नहीं होता, लेकिन ऐसा सेल होता है जिसके अंदर डिवाइड करने की पावर हो। तो उससे क्या होता है, एपोस्पोरी का जो एक प्रोसेस होता है नया पादप बनाने का, वो हो रहा होता है, ठीक है। सब में देखिएगा, किसी में भी दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सबके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, चाहे वो फीमेल पार्ट होगा, चाहे वो मेल पार्ट होगा, चाहे वो एम्ब्रियो का सैक है, एम्ब्रियो का थैला है, चाहे वो बीज है, लेकिन किसी के भी अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा, किसी के भी अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इन टर्म्स का खास ध्यान रखना है कि इन टर्म्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस में, एपोमिक्सिस में, ठीक है, इन एपोस्पोरी के अंदर ये क्या करवाते हैं, एसेक्सुअली, अलैंगिक रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हेरेशियम, मेलस, क्रेपिस, मिराकुलस, ठीक है। ऐसी एपोस्पोरी थी, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एपोगेमी। एपोगेमी भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, कौन से सेल से होता है, ये फीमेल सेल से होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर से होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या इनके अंदर क्या हो रहा है कि हेप्लॉइड बन रहे होते हैं सेल्स या फिर डिप्लॉइड बन रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटिनेरेरिया, ऑलकेमिलिया, एलियम, ये सारी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्यादा डीप में है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से पार्ट से हो रहा था, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, आए हैं एज अ क्वेश्चन, ठीक है। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया, एपोमिक्सिस वेजिटेटिव का सेम ही सिग्निफिकेंस है, सेम ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों कराया जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किन किन चीजों के लिए ये सारी चीज, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो इनकी सेम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैंगिक प्रजनन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
फ्लावर्स, मैंने आपको बताया था फ्लावर्स जो है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फ्लावर एक फूल के अंदर ही, एक फूल के अंदर ही हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी होता है? दो पार्ट जरूरी होते हैं, मेल और फीमेल जरूरी होता है उनको फ्यूज कराने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना दोनों पार्ट के नहीं हो सकता, हमेशा मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे और फर्टिलाइजेशन कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो स्टेमन, मैंने जब आपको पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ाया था तो स्टेमन हमारा मेल पार्ट है, पिस्टिल हमारी फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, स्टेमन थोड़ा ऐसा याद रख लीजिएगा कि स्टेमन मेल पार्ट है और पिस्टिल थोड़ा फीमेल सा नाम लग रहा है, पिस्टिल हमारी फीमेल पार्ट है, ठीक है। और फ्लावर्स जिनमें सिर्फ या तो एक स्टेमन हो या फिर एक पिस्टिल हो, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हमारे यहाँ दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल होता है जिसके अंदर या तो मेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा, उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। दूसरा होता है बायसेक्सुअल जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही प्लांट, एक ही, ये पौधा है, देखिए ये एक पौधा है, कोई भी ये कोई भी एक पौधा है, इसके अंदर यहाँ फीमेल पार्ट भी है और यहाँ मेल पार्ट भी है। तो जिसके अंदर दोनों एक ही प्लांट में, एक ही पादप में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल, यानी कि दोनों मेल और फीमेल एक ही पादप में प्रेजेंट है। जिसके अंदर अलग अलग हो उन्हें बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आए हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेक्सुअल मेज, पपाया, कुकम्बर एटसेट्रा। और बायसेक्सुअल मस्टर्ड, पेट्यूनिया, ठीक है। स्टेमन के अंदर अब क्या क्या होता है? जब मैं आपको स्टेमन पार्ट पढ़ा रही थी तो स्टेमन के अंदर दो पार्ट पढ़ाए थे मैंने, एक तो था एंथर और एक फिलामेंट, यानी कि वो ऐसा दिख रहा था, ऐसा, ये फिलामेंट है और ये एंथर है, ठीक है। एंथर के अंदर क्या थे? पोलन्स बनते थे, पोलन बन रहे थे एंथर के अंदर। पोलन क्या कराते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं और पॉलिनेशन के थ्रू ही हमारा जो मेल गैमेट है वो फीमेल से फ्यूज करता है, फीमेल से जाके फ्यूज करवाता है, ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गैमेट को कंटेन करते हैं, और पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टिल का 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, ऐसे कुछ दिखता है वो, ठीक है। ये स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? एग प्रेजेंट होता है, वही एग जो फ्यूज करेगा और नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ए सेक्सुअल में हमने देखा था कि एम्ब्रियो किससे बन रहा था? बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा था, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो को बनने से पहले जायगोट की फॉर्मेशन जरूरी है, फर्टिलाइजेशन जरूरी है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना जरूरी है, ठीक है। सॉरी, सेकेंड। अब आप देखिए डिटेल में जो भी मैंने आपको पार्ट्स बताए थे कि ये कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है और कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये मेल पार्ट हो गया और ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया और आपको याद ना रहे कि भाई ये वाला मेल पार्ट है और कौन से वाला फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स है फ्लावरिंग प्लांट्स के। पहली चीज ये देखिए, ये रहा स्टेमन वाला पार्ट, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। ये पार्ट यहीं पे दिखा रखा है, ये एंथर है, ऊपर वाला पराग कोश जिसके अंदर पराग बनाए जाते हैं, पराग बनते हैं जिसके अंदर, ठीक है, पराग कोश और फिलामेंट, पुंततु, ठीक है। पुंततु ये क्या करवाते हैं? इसके अंदर पोलन बनते हैं, पराग कोश बोलते हैं इसे, पराग बनाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पुंकेसर स्टेमन, ठीक है, और कार्पल फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन कैसा दिखता है? ये रहा हमारा फीमेल ऑर्गन, ठीक है। इसको हमने यहां पे दिखाया है पूरे उसके साथ, पूरे बड़े इसके लेबलिंग के साथ।
पहला है ये स्टिग्मा, स्टिग्मा वर्तिकग्र, ठीक है। ये ना थोड़ा स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है? ताकि पोलन जब आए इस पे तो आके बैठ सके, इस पे चिपक सके, और फिर नीचे स्टाइल यानी कि वर्तिका, वर्तिका के थ्रू नीचे जाएं। कहां पर जाएं? ओवरी तक जाएं। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, अंड है, अंड कोशिकाएं हैं, अंडाशय। और ये बाहर किससे बनी हुई है? ओवरी वॉल से सेफ है। ओवरी की जो वॉल होती है वो बहुत टफ होती है ताकि वो एग को बचा सके, ओव्यूल्स को बचा सके, ठीक है। तो 3 पार्ट थे फीमेल ऑर्गन के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है, अंड कोशिका। और 2 पार्ट थे मेल सेक्स ऑर्गन के, जो कि है परागकोश, पुंततु, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने से, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही संभव है, वरना नहीं, ठीक है। अब वो तो था सिर्फ पार्ट्स। यहां पे मैंने आपको दिखाया है कि पूरा लेबलिंग, पूरा डायग्राम क्या होता है एक फ्लावर का। जैसे यहाँ पे हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे फिलामेंट, एंथर हो गया, ठीक है। ये बाहर वाले, इनको बाह्य दल, सेपल्स बोलते हैं। ये दल है, दल जो सुंदर होता है दिखने में, पेटल्स बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को पिस्टल बोलते हैं और इस पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। पिस्टल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल होता है स्त्री केसर के अंदर, अंड कोशिका के अंदर। और पराग कोश की संरचना कैसे होती है? पराग कोश किसके अंदर पराग किसके अंदर होता है? पराग कोश के अंदर, एंथर के अंदर। एंथर के अंदर ये जो पार्ट है कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ये कुछ ऐसा, इसको काट के ऐसे दिखा रखा होता है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे है ना, यहाँ पे परागकण बनेंगे, ठीक है। परागपुट के अंदर ये परागकण बनते हैं। पोलन सैक के अंदर नए पोलन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी परागकोश की संरचना है। परागकोश की संरचना एंथर के अंदर होती है, ठीक है। और ये परागपुट यानी कि पोलन सैक के अंदर पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रक्रिया पर कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, कौन से जो स्टेप्स हैं उसकी लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स हैं जो कैरी आउट हो रहे हैं, जो नया प्लांट बना रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप है स्पोरोजेनेसिस, मतलब 2 तरीके के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उन सबको क्या बोलेंगे? स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? इनको एंथर प्रोड्यूस करता है। परागकोश, परागकोश को माइक्रोस्पोर, परागकोश क्या करता है? माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और मेगास्पोर किसको प्रोड्यूस करता है? वो मेगास्पोर्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? ओव्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्त्री कोश से, ठीक है। तो ये दोनों मिलके मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्यों बोला गया मेल पार्ट को? क्योंकि जो पोलन होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और मेगास्पोर ओवरी के एग जो होते हैं, ओवरी बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पार्ट्स को। याद रखने के लिए किसी भी आपको याद होना चाहिए, चाहे आप कोई भी अप्रोच अपनाएं याद करने के लिए, ठीक है। तो ये तो माइक्रोस्पोर था। मेगास्पोर किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन इजी टर्म्स हैं। माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो बहुत इजी टर्म्स हैं, थोड़ी बड़ी हैं दिखने में, बट कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो बहुत इजी लगेंगी, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? अब ये 2 स्पोर बन गए, मेल और फीमेल स्पोर बन गए, माइक्रो और मेगा बन गए। तो माइक्रो और मेगा मिलके मेल गैमेट बनाएंगे और फीमेल गैमेट बनाएंगे, यानी कि इससे क्या बनेगा? मेल गैमेट। और मेल गैमेट क्या होता है प्लांट में? पोलन, पराग, ठीक है। और इससे क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? एग, ठीक है। ये दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया मेल और फीमेल गैमेट्स का माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के अंदर, ठीक है। इसे बोला गया गैमेटोजेनेसिस। ये देखिए
पहले आपको ये पढ़ाती हूँ, फिर आपको डायग्राम दिखाऊंगी। उस डायग्राम में फिर आपको ढंग से समझ में आएगा कि पॉलिनेशन क्या हो रहा है। पहले पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। स्पोर्स बन गए, ठीक है, स्पोर्स से गैमेट्स बन गए। फिर गैमेट्स के बाद क्या होता है, अब गैमेट्स बन गए तो गैमेट्स का काम क्या होगा कि वो फर्टिलाइज होंगे, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो वो फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे। अब जब तक पोलन ग्रेन्स, पराग कण जो हैं वो स्टिग्मा तक नहीं जाएंगे, वर्तिकग्र तक नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, नहीं जाएंगे तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवरी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो कैसे जाते हैं, वो जाने वाले प्रोसेस को, एंथर से स्टिग्मा तक जाने वाले प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, विंड से, हवा से, पानी से या इंसेक्ट से। आपने देखा होगा कुछ कुछ फूलों के ऊपर तितलियां बैठी होती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है। वो तितलियां पोलन्स पर, पराग पर बैठकर अपने पैरों में चिपका के उनको ले जाती हैं, फिर फीमेल पार्ट पे जाकर बैठ जाएंगी, तो पोलन का ट्रांसफर हो गया। ये तो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हुआ, कीड़े मकोड़ों के थ्रू ट्रांसफर हुआ, ठीक है। हवा से पोलन इतना हल्का होता है कि वो हवा से भी उड़ जाता है। कुछ प्लांट जो पानी के आसपास होते हैं पैदा, वो पानी में, पोलन्स क्या करते हैं, पानी में बहकर दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पोलन ग्रेन्स इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के, अब पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। अगर पोलन ग्रेन लैंड करेगा अपने सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, अपने सेम पादप के वतिकग्र के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद का ही पॉलिनेशन करा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर होगा तो उसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए बहुत इजी है समझने में। सेल्फ मतलब खुद का पार्ट, खुद का प्लांट, खुद का पादप। क्रॉस मतलब दूसरा पार्ट, दूसरा प्लांट, ठीक है। तो इसको समझना बहुत इजी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्ड्स में ही, शब्दों में ही आंसर छुपा होता है। साइंस बहुत इजी है, लोग ऐसा सोचते हैं कि रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन शब्दों के अंदर ही आंसर छुपा होता है। मेन बस हमें समझना है उन शब्दों को, उन शब्दों के इमोशन को समझना है, ठीक है, शब्दों की भावनाओं को समझना है, ठीक है। तो पॉलिनेशन देखिए ऐसे होता है। ये इन्होंने इंसेक्ट का पॉलिनेशन बता रखा है। ये पोलन्स हैं, इसके ऊपर आके तितली बैठ गई, फिर तितली इस फीमेल पार्ट, ये रहा स्टिग्मा, ठीक है, ये रही ओवरी। ये तितली जब यहां पर आकर बैठेगी तो यहाँ पे पोलन चिपका देगी, पोलन नीचे चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनेशन। अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, निषेचन क्या हुआ, फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट्स का, ताकि जायगोट बन सके। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल है, ये फीमेल है। ये दोनों फ्यूज होके जो बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल मिलकर जब जायगोट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो तभी डेवलप हो रहा है जब जायगोट बन रहा है। एसेक्सुअल में एम्ब्रियो कब डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो सैक से हो रहा था, बीज से हो रहा था, स्टेम से हो रहा था, लेकिन दो फ्यूजन नहीं हो रहा था मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो यही मेन डिफरेंस है अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के में, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट तो बन जाता है एम्ब्रियो में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जायगोट किस में ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियो में। ओव्यूल किस में ट्रांसफर होता है, किस में डेवलप होता है, सीड के अंदर। बीज किस कौन से, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीज पादप के कौन से प्लांट से, कौन से पार्ट से, कौन से भाग से बना है, तो वो है ओव्यूल, ठीक है। और ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। यानी कि फ्रूट क्या पार्ट है, फल क्या होता है, ओवरी होता है।
फल क्या होता है, ओवरी, ओवरी ही होता है एक तरीके से, ओवरी डेवलप करके ग्रो करके फ्रूट में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा भाग क्या बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद कौन सा भाग, कौन सा अंग पादप का क्या बनाता है। ठीक है, अब ये देखिए फर्टिलाइजेशन बिल्कुल डिटेल में, ये परागकण है, परागकण आकर बैठ गए यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिका अग्र के ऊपर। ठीक है, ये स्टाइल है वर्तिका, इस वर्तिका के थ्रू ये नीचे आए। ठीक है, नीचे आए, ये पोलन ट्यूब है, इन्होंने क्या किया, पराग नली बना ली। ठीक है, फिर ये यहां से ट्रेवल करते हुए, ये पूरा ओवरी है, देखिए अब ओवरी की वॉल कितनी मोटी है। ठीक है, कितना बड़ा है। ठीक है, फिर ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आए, भ्रूण थैली के अंदर आए। ठीक है, ये इन्होंने अपनी नली बना ली, पराग नली, और यहाँ पे ये अंडा है। ठीक है, यहाँ पे इसको तोड़ते हुए ये अंदर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर ये प्रोसेस हुआ निषेचन का, फर्टिलाइजेशन का, इस तरीके से। ठीक है, एग के अंदर जाके फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद फिर क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते नया प्लांट बना लेंगे। और वो प्लांट में क्या क्या होगा, फ्रूट होगा, बीज होगा, और वो फ्रूट और बीज क्या थे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सीड का डिस्पर्सल, अब उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम बनाती हूं। ये डायग्राम, ये कंबाइंड डायग्राम है कि क्या, कैसे, किस तरीके से हो रहा है। अभी मैंने आपको बिल्कुल एक एक अलग अलग डायग्राम बताया, पॉलिनेशन ऐसे हो रहा है, पॉलिनेशन का डायग्राम बताया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, ये पूरा एक साथ है। जैसे कि ये पार्ट देखिए, प्लांट का पार्ट है, ये प्लांट है पूरा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंथर बन गया यहाँ पे। ठीक है, एंथर क्या बनाएगा, मातृकोशिका बनाएगा, उसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस बनने के बाद पोलन्स बनेंगे। पोलन कुछ ऐसा सा दिख रहा है, पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन के अंदर क्या क्या होगा, पोलन ट्यूब होगी, स्पर्म होंगे, परागकण होगी, पराग नली होगी। ठीक है, तो ये जाएंगे फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये पराग स्टाइल के बाद जाके पराग नली बना लेंगे, पराग नली के थ्रू पराग जो है अंदर जाएंगे, स्पर्म्स जो है अंदर जाएंगे। ठीक है, और फिर ये माइटोसिस डिवीजन से नया प्लांट बना लेंगे। इसके अंदर माइटोसिस होगा, फिर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ये नया ओव्यूल बना लेंगे, ये नया पार्ट बन गया, नया प्लांट का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। मेन प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल में, रिप्रोडक्शन में, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। उसके बाद तो डेवलपमेंट होता है बस और पार्ट का, नए पार्ट का। ठीक है, फिर हम आते हैं सीड डिस्पर्सल। अब नया पार्ट बन गया, बीज बन गए, तो क्या हुआ, बीज अब वो कैसे जाएंगे इधर से उधर, बीज जो है इधर से उधर, बीजों का प्रसार कैसे होगा, तो वो विंड से होगा, पानी से होगा, या फिर एनिमल्स के थ्रू होगा। अब आपने जैसे पोलन को देखा था, पराग कणों को देखा था, पराग कण कैसे इधर उधर जा रहे थे, पानी से जा रहे थे, हवा से जा रहे थे, इंसेक्ट से जा रहे थे। इसी तरीके से बीजों का प्रसार कैसे होगा, पानी से, हवा से, या फिर एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा बेटर है, किसकी क्या एडवांटेजेस हैं, कौन सा किस जगह काम आता है, कौन सा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इतनी एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, तो और जल्दी ऑफस्प्रिंग, जल्दी नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ये स्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, और ज्यादा टाइम तक ये पॉपुलेशन रहती है, ग्रो करती है, थ्राइव करती है। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं कि इसमें ना बहुत सारी वेरिएशन होती है। मैंने आपको बताया था वैरायटी कब बनेगी, जब दो पेरेंट क्रॉस करेंगे तो नए उनके क्रोमोसोम्स जो है क्रॉस करेंगे तो नई वैरायटी बनेगी। आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स हम एक दूसरे से नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते, भाई बहन भी नहीं मिलते, बाकी तो मिलने की दूर की बात है। वो क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इतने तरीके के हमारे क्रोमोसोम्स पेयर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी ह्यूमंस में तो आपको बताऊंगी कि कितने तरीके के हम क्रॉसिंग हो सकती है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि सेम आदमी बन सके। तो क्या प्रोवाइड करता है ये? वैरायटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि ऐसा बोला जाता है कि पूरी दुनिया में एक चेहरे के 7 चेहरे होते हैं, एक जैसे 7 चेहरे होते हैं, ठीक है। वो ऐसा बोला गया है, लोगों ने देखा भी है। ये ट्विंस से अलग बात है जो सेम पेरेंट से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है, बट इट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन मेन क्या है कि ये वैरायटी प्रोड्यूस करा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं। और अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, सीवियर चेंज हो रहा है, तो उसमें भी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही डिसएडवांटेज है कि वो अडेप्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई ऐसी अनस्टेबल कंडीशन आ जाए, भूकंप आ गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, तो जो अलैंगिक प्रजनन के थ्रू पादप बने हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन वहीं जो लैंगिक प्रजनन के थ्रू बने हैं वो वहां पे जीवित रह जाएंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डिसएडवांटेज है? यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और यहाँ पे कम पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है। ए सेक्सुअल से तो तुम कितनी ही बना लो, कितना ही डिवाइड करा लो एक प्लांट को, सेक्सुअल में तो टाइम लगेगा ना, और कम प्लांट बनेगा, ठीक है। तो यही मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी जो कि हमें याद रखनी है अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के अंदर। अब यहाँ कुछ ये हमारी डेफिनेशंस है जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि वेजिटेटिव क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एपोमिक्सिस, एपोगैमी, एपोस्पोरी, ठीक है। सेक्सुअल में किस तरीके से होता है? सेक्सुअल में 2 तरीके से होता है, खुद के प्लांट के अंदर सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी डेफिनेशंस हैं, वो आपको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आपको आसान तरीके से दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं। हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीजें पढ़ेंगे, मुश्किल भी होंगी, आसान भी होंगी, लेकिन आप भरोसा रखिएगा कि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आपको इजी वे में डिफिकल्ट चीजें पढ़ा पाएंगे। आपने देखा होगा कि भाई आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख के डर सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो तो ये सोचेंगे कि ये डायग्राम क्या है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट मैंने आपको इतनी आसानी से समझाया कि इस तरीके से पोलन जाता है, फिर फ्यूज करता है, फिर नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसे ही हम आगे आने वाली मुश्किलों का ऐसे ही साथ मिलकर सामना करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखते रहिएगा एंड जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और दूसरे चैप्टर्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।